जबलपुर में पिछले 40 वर्षों से आ रहा हूं, किंतु सन 2000 के पहले के जबलपुर और आज के जबलपुर में बहुत अंतर है। आज जबलपुर विकास के मामले में इंदौर से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। यह भाजपा की सरकारों की वजह से संभव हुआ है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जबलपुर प्रवास के दौरान भाजपा संभागीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परिचय बैठक में कही। राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में चौथी बार भाजपा की सरकार बनी है और केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार है और भाजपा की सरकार होने का मतलब है कि विकास की सरकार, और जितना विकास हमारी सरकार ने किया है वह पूर्व में किसी सरकार ने नहीं किया। हम जबलपुर को ही देख ले तो पहले यहाँ छोटा कस्बा हुआ करता था और आज चौड़ी सड़कें, बड़े चौराहे, स्ट्रीट लाइटिंग और शॉपिंग मॉल, विकसित सेंटर, साथ ही में व्यवस्थित एयरपोर्ट, यह सब विकसित शहर की पहचान है। और जबलपुर की तरह ही इंदौर, भोपाल, रीवा, सागर, उज्जैन आदि शहरों का विकास हो रहा है। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि 10 लोगों के साथ जनसंघ ने शुरू हुई पार्टी आज भाजपा के रूप में 20 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम उसके कार्यकर्ता हैं। और प्रसन्नता की बात तो है, हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ऐसे नेता कर रहे हैं जो न सिर्फ देश के अपितु दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर यदि राहुल जी, प्रियंका जी जाकर राजनीति करें और कोई घटना होने पर धरना आंदोलन करें तो उससे ना उनका और ना ही उनकी पार्टी का जनाधार बन सकता है, क्योंकि हमारे देश में टेम्पररी राजनीति सफल नहीं है। श्री विजयवर्गीय ने कहा है कि कांग्रेस में लीडरशिप पर उनके कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी में अस्थिरता का माहौल है और इसके लिए उनके नेताओं को सोचना चाहिए। ऐसे हालात में विपक्ष का धन कैसे निभाएगी, क्योंकि पार्टी काफी विधायक चुन कर आया, लोगों को अभी भी भरोसा है विपक्ष से आपसे, तो क्या ब्लूप्रिंट रहेगा? देखिए, जिस प्रकार के वहाँ पर हालात हैं, यदि वहाँ पर हमारी जवाबदारी, हम एक जवाबदार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो बंगाल को बचाना ये हमारी जवाबदारी, जनता ने हमको मैंडेट दिया, तो हमें मालूम है कि हमें कुछ खोना पड़ेगा वहाँ पर हम प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाएंगे। हमने बहुत कार्यकर्ताओं को खोया है और भी खो सकते हैं। बात करें और जहाँ तक केस का सवाल है, तो झूठे केस तो वहाँ बहुत लगते हैं। मुझ पे कम से कम बहुत सारे केस लगे हुए हैं। मेरे ऊपर एक ऐसा शर्मनाक केस लगा हुआ है कि मैंने किसी अनाथालय के बच्चे विदेशों में भेज दिए, वो केस लगा हुआ, उसमें मैं जमानत पे हूँ। अभी एक रेप का केस भी हम लोगों पर लगा दिया, तो वो भी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो वहाँ कुछ भी केस किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। विपक्ष को कुचलना किसी भी प्रकार से, ये ममता जी का एक माइंडसेट है। तो विपक्ष का धर्म कैसे निभाएंगे? नहीं, हमने बताया ना कि हमें बंगाल को बचाना है और हमें कुछ खोना भी पड़ा तो खोएंगे, किंतु बंगाल को बचाएंगे। जब बात करें पश्चिम बंगाल की, जिस उनका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, हमारा कभी भी किसी चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की हमारी कभी भी नीति नहीं है, न नियत रही। जनसंघ के ज़माने से हमने हमेशा धारा 356 का विरोध किया, क्योंकि जनता का मैंडेट जो लेकर आया उसको हम हटाएं, बेसिकली हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ है। पर जो परिस्थितियाँ वहाँ पर बन रही हैं, वो हालात ऐसे बन रहे हैं कि वहाँ पर धारा 356 का शायद उपयोग करना चाहिए। अब ये चूँकि धारा 356 का उपयोग ऐसा सामान्य नहीं हो सकता, पार्लियामेंट में जाता है, बहुत सारी उसकी लंबी एक प्रक्रिया है, पर वहाँ हालात ऐसे बन गए हैं, क्योंकि गवर्नर ने भी अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है। मानवाधिकार आयोग ने भी कहा है, बाल आयोग ने कहा है और SC/ST आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की बात की। पुलिस पहुँच चुकी है। मैंने बताया ना आपको कि वहाँ मुकुलदा हमारे साथ आए, जब तक उनके ऊपर एक भी केस नहीं था। जैसे आया था हमारे पास 50 केस हो गए। आखिर परेशान होकर उनको वापस टीम से ज्वाइन करना पड़ा। अर्जुन सिंह वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके ऊपर मेरा ख्याल है सेंचुरी हो जाएगी। 74 तो हो ही गए थे केस, और 10-20 और लगा दिए, 100 से ज़्यादा केस हो जाएंगे उनके पास।
तो विपक्ष के ऊपर झूठे केस लगाना, कैसे भी विपक्ष को कुचलना, ये उनकी, मेरे पर 20-22 केस चल रहे होंगे मेरे ऊपर ही, तो कैसे भी विपक्ष को कुचलना, बस ये सरकार की मानसिकता। बात करें राहुल गांधी जी की, तो कल एसएस में चले जाएं, मजे लें। राहुल जी के बयान को कौन सीरियस लेता है? आप लेते हो क्या? कोई सीरियस नहीं लेता, कोई भी सीरियस नहीं लेता, उनकी पार्टी में भी कोई सीरियस नहीं लेता। और इसलिए यही कारण है कि कांग्रेस में सब जगह, जो सब जगह की बात कर रहा हूँ, किसी भी राज्य में आप देखेंगे कांग्रेस में बहुत ही अस्थिरता, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह आपस में, क्योंकि लीडर के ऊपर विश्वास नहीं है। लीडर के ऊपर विश्वास होता है तो इस प्रकार की अस्थिरता नहीं होती। तो दुर्भाग्य से कांग्रेस की लीडरशिप पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है, इसलिए हर राज्य के अंदर अभी अस्थिरता का माहौल है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस की सरकार ने ही जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनके मूल्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम किया, जिससे कि राज्य के खजाने का पैसा नहीं लगे, और ये निर्णय कांग्रेस ने किया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि तेल का भाव बढ़ेगा तो उसका असर हमारे यहाँ भी होगा, तो इसके ऊपर तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने टैक्स भी कम किए, क्योंकि जब मूल्य बढ़ता है तो टैक्स ज़्यादा आता है, टैक्स ज़्यादा आता है तो राज्य सरकार के खजाने में पैसा जाता है। तो कुछ राज्य सरकारों ने टैक्स भी कम किया, हमारी सरकार ने भी मध्य प्रदेश में कम किया। नहीं, पिछली बार किया था। बात करें तो अभी कल मुलाकात हुई है शरद पवार और प्रधानमंत्री, पूछना पड़ेगा यार। भाजपा से देखिए, जब भी राजनीति में जब भी मुलाकात होती है तो किसी राजनीतिक खिचड़ी के लिए नहीं होती, सोझे नेता से भी होती है, तो आप उसको सोझे नेता वाली मुलाकात समझिए। भाई साहब, आप राष्ट्रीय नेता तो है, लेकिन मध्य प्रदेश के भी नेता है। अब मध्य प्रदेश के थोड़ा सा सवाल आपसे करना चाहिए संगठन को लेकर, और खासकर अभी देखिए, मैं समझता हूँ कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो छोटी छोटी समस्या के लिए होते हैं। लोगों की पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, और मध्य प्रदेश में जनता को समझ में आ गया है कि समस्या का निराकरण कौन सा राजनीतिक दल करता है। आज मैं अभी बात कर रहा था कि मैं 40 वर्षों से जबलपुर आ रहा हूँ, पर मैंने जबलपुर का विकास उस समय से देखा जब आर्यन सिंह साहब की श्रीमती जी सुशीला जी जब यहाँ मेयर बनी, उसके बाद मैंने जबलपुर का विकास यहाँ पर देखा। तो उसके पहले जबलपुर एक छोटा सा कस्बा था, इससे ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं 40 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर जो जबलपुर ने जो विकास देखा है, जो चौड़ी सड़कें देखी, जो लाइट लगी, जो यहाँ बड़े बड़े मॉल बने, ये सब मैं समझता हूँ कि 2000 के बाद हुआ। 2000 के पहले का जबलपुर और 2000 के बाद का जबलपुर। ऐसे ही सिर्फ जबलपुर की बात नहीं, आप इंदौर की बात करें, आप उज्जैन की बात करें, आप सागर की बात करें, जिस शहर में जाएंगे आप ग्वालियर की बात करें, यदि डेवलपमेंट हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के समय ही हुआ है। और इसलिए जनता जानती है कि विकास कौन कर सकता है। यदि प्रदेश में भी विकास हुआ तो आप याद करिए, पता नहीं उस समय आप पत्रकारिता में थे कि नहीं थे, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब की बिजली की हालत, तब की सड़कों की हालत, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद सड़कों की हालत और बिजली की हालत। इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आज मेरा जबलपुर आना ओलंपिक एसोसिएशन का निर्वाचन होता था, इस संदर्भ में आया था मैं, और जबलपुर आया हूँ और आप लोगों से चर्चा नहीं करूँ तो ये भी ठीक नहीं होता। तो मैंने कहा पत्रकार मित्रों को बुला लिया जाए और थोड़ी सी चर्चा भी करें। अभी जो देश के अंदर दौर चल रहा है, देश नहीं दुनिया के अंदर, वो कोविड का प्रबंधन, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसमें
राज्य सरकार की भूमिका, केंद्र सरकार की भूमिका, राजनीतिक दलों की भूमिका, इन सब पर और इस सब का असर भी हमें समाज के अंदर दिखाई दे रहा है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जिस तरीके से कोविड ने हमारे देश में पैर पसारे थे, केंद्र सरकार और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्य सरकार माननीय शिवराज जी, उनके नेतृत्व में बहुत सक्षमता के साथ इस कोविड की महामारी से प्रदेश को भी बचाया और देश को भी बचाया। आप सभी जानते हैं जब दूसरा दौर आया तो एक देशव्यापी ऑक्सीजन की कमी आई। किसी को कल्पना भी नहीं थी। सारे लोगों ने कि हाँ सेकंड राउंड आएगा, पर इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी इसकी किसी को कल्पना नहीं थी। हमारे यहाँ 300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन था, आवश्यकता 2000 मेट्रिक टन की होगी। आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री ने थल सेना, जल सेना, वायु सेना सबको लगा के और दुनिया भर से जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता थी वो ऑक्सीजन लाकर और उसकी आपूर्ति करने का प्रयास किया। मेरा ख्याल है इस स्तर पर आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने समस्या के निराकरण के लिए प्रयास किया और इसका श्रेय सीधा प्रधानमंत्री जी को जाता है। ऐसे समय में जब अन्य राजनीतिक दल सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की कमियां ढूंढकर ट्वीट कर रहे थे, फेसबुक पर कमेंट्स कर रहे थे, ऐसे समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि संगठन को सेवा करना है। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि बिना अपनी जान की चिंता किए देश भर में कार्यकर्ताओं कोविड से जो समाज में लोग परेशान थे उनकी सेवा की और आज भी कर रहे हैं। आज भी वैक्सीनेशन का सारे देश के अंदर जो अभियान चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप देखेंगे इस पूरी महामारी के अंदर यदि सक्रिय रही तो सरकार, और सक्रिय यदि कोई राजनीतिक दल था तो वो भारतीय जनता पार्टी। आज भी कार्यकर्ता वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं। हमें भी पार्टी की ओर से निर्देश है कि आप भी जहाँ जाएं वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर ज़रूर जाएं, वहाँ की व्यवस्था देखें। ऐसे समय में जब ट्रेन बंद है, ट्रेन के कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है, स्कूल बंद है, स्कूल के कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है, ऐसे समय में 80 करोड़ गरीब लोगों को अन्न प्रदान करना निःशुल्क, ये सरकार का बड़ा डायनेमिक कदम है। और मैं समझता हूँ कि इस विपरीत परिस्थिति में भी सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभाला। पूरी कोविड की कारण जितनी समस्याएं थी उन सारी समस्याओं के साथ जनता को जोड़कर और उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया। ये सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। यदि दुनिया में हम देखें अभी तो 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की। अमेरिका की या जितने भी सक्षम देश हैं उनकी तुलना में हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है, और इसीलिए कि केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का कुशल प्रबंधन था। मैं समझता हूँ कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, इनमें सब ने जो जीवटता से काम किया है उसका परिणाम है कि एक बहुत बड़े संकट से प्रदेश उभरा है और देश भी उभरा है। मुझे लगता है कि मैं अगर आऊँ और बंगाल की बात नहीं करूँ तो अधूरा रहेगा। बंगाल में हम जहाँ से चले थे
और आज जहाँ पहुँचे हैं, एक बहुत लंबी दूरी हमने तय की। हम पिछले 2015 के विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा में थे, आज हम 77 विधानसभा के। हम 2014 के लोकसभा में हम 2 सीट पर थे, हमारे पास 18 सीट है। और इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस और वाम, जिसके नाम से बंगाल जाना जाता था, वो साफ हो गई। एक भी सीट नहीं, न कांग्रेस की है न वामपंथी। देश के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि वामपंथियों का वोट भाजपा सरकार में नहीं आ जाए, इसलिए टीएमसी के साथ गया। और वह टीएमसी जिनने वामपंथियों के 70 कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उन्होंने आरोप लगाया, मैं नहीं लगा रहा हूँ। वामपंथियों ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने हमारे 70 कार्यकर्ताओं को मार दिया। पर भारतीय जनता पार्टी का भय इतना है कि पूरा वोट टीएमसी का, सीपीएम का टीएमसी की तरफ चला गया। साथ ही हम पे आरोप लगता था कि हम पोलराइजेशन कर रहे हैं। पोलराइजेशन उन्होंने किया, सारा अल्पसंख्यक वोट 30% पूरा टीएमसी के साथ गया। तो कुल मिलाकर वहाँ राजनीति में हमने बहुत कुछ पाया है। हम 3 से 77 पे आए। हम एक बहुत बड़े विपक्ष के रूप में वहाँ पर है। बंगाल के इतिहास में इतना बड़ा विपक्ष 77 सीट का पहली बार था। तो ये हमारी वहाँ पर बहुत बड़ी सफलता है। पर चुनाव परिणाम के बाद जिस प्रकार की वहाँ पर राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा हुई, हमारे लगभग, वैसे तो 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, पर चुनाव परिणाम के बाद लगभग 60 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की भी हमारी हत्या हो चुकी है। पुलिस का पूरा राजनीतिकरण और राजनीतिक अपराधीकरण, एक नेक्सस वहाँ पर काम कर रहा है। कम से कम 1000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप भी हुआ, पर पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। जब सामाजिक संगठन हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने सारी परिस्थिति को देखा, वीडियोस देखे, लोगों के खून से सने हुए शरीर देखे, तो उन्होंने मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिया कि आप अपनी एक टीम बनाकर और जहाँ जहाँ घटना हुई है वहाँ पर जाएं और अध्ययन करके रिपोर्ट हाई कोर्ट को दें। मानवाधिकार की टीम पर भी हमला हुआ। फिर परसों मानवाधिकार आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट की है, बहुत ही अलार्मिंग है। उन्होंने हेडलाइन में कहा है कि राज्य में और देश में भारत का संविधान चलता है और सरकार भारत के संविधान के आधार पर चलती है, पर पश्चिमी बंगाल में एक व्यक्ति की सरकार चलती है। एक बहुत अलार्मिंग उनकी टिप्पणी जो उन्होंने हाईकोर्ट में दी। उन्होंने निर्देशित किया है, हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। या तो इसकी सीबीआई जांच करे या कोर्ट द्वारा संरक्षित एक एसआईटी बनाकर इन पूरे दंगों की जांच करे। लगभग 15,000 से ज़्यादा मकानों को जला दिया गया, 1000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ, पर रिपोर्ट नहीं है। एक अराजक प्रदेश हो गया है वो। मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका इसके ऊपर संज्ञान लेगी और 5 न्यायाधीशों की टीम ने वहाँ पर निर्देश दिया है कि मानवाधिकार आयोग इसमें रिपोर्ट दे। मानवाधिकार ने अपनी रिपोर्ट दे दी। दुर्भाग्य है कि बंगाल के मुख्यमंत्री को संवैधानिक संस्थाओं पर किसी पर भी विश्वास नहीं। वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाती है, वो हाई कोर्ट पर आरोप लगाती है, वो सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाती है, वो मानवाधिकार आयोग। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।